हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और जेएम फाइनेंशियल को लेकर काफ़ी क्वेश्चंस मेरे पास आए और काफ़ी स्टॉक गिरा भी। आरबीआई ने उनके अगेंस्ट एक्शन लिया। तो इस पूरी कहानी को एक बार समझ लेते हैं क्विकली कि ये पूरा सीन क्या था, हुआ क्या एक्चुअल में, किस लिए आरबीआई ने उनके खिलाफ एक्शंस लिए और इम्पैक्ट आया तो कितना इम्पैक्ट आना चाहिए था, उसका एक्चुअल में इम्पैक्ट कितना है फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को एक बार देखेंगे, टेक्निकल चार्ट भी देखेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को समझने के लिए आप एक बात ध्यान रखना, मैं सिर्फ आपको क्या क्लैरिटी दे रहा हूँ कि ओवरऑल इम्पैक्ट है क्या और कितना इम्पैक्ट होना चाहिए और आगे क्या नज़र आता है। लेकिन आप इसको मेरी रिकमेंडेशन मानकर नहीं चलना, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पज़ है वो आप सबको सिखाना है। तो कई कई बार क्या होता है कि हम बिज़ी होते हैं अपने ऑफ़िस में या फिर बिज़नेस में, और इसलिए सारी चीज़ों को नहीं समझ पाते। तो मैं अपने लिए तो समझता ही हूँ, तो उस चीज़ को सिर्फ़ रिकॉर्ड करके आपके सामने तक लेकर आना होता है, जिससे आप सबकी हेल्प हो सके। तो इसको सेम ही वे में लेकर चलना, गाइडेंस के रूप में मीन्स समझने के रूप में लेकर चलना, रिकमेंडेशंस के रूप में लेकर नहीं चलना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें जेएम फाइनेंशियल को लेकर और एक बार पहले चार्ट को देखें, तो एक अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट आई। और गिरावट भी कितनी थी बेसिकली, yesterday it was down by almost 10.42%, और आज थोड़ा सा बढ़त आया। लेकिन उसके बाद भी जो ओवरऑल गिरावट है 8% की है यहाँ पर। लेकिन 8% की गिरावट, ये 8% की गिरावट काउंट नहीं होती, क्योंकि जब से ये गिरना शुरू हुआ था, जब ये फॉल शुरू हुआ था, तब से लेकर अभी तक देखने लगे तो ये 23.45% के आसपास का फॉल है। नाउ अगर हम इंट्राडे की बात करने लगे, तो कल की ये न्यूज़ आने के बाद में जो इंट्राडे लो बना था दैट वाज़ 20% डाउन। तो अगर 20% कोई भी स्टॉक डाउन जाता है, 20% डाउन जाने का इस स्टॉक में मतलब है 20% का लोअर सर्किट लगना, और लोअर सर्किट लगने के बाद फिर वापस से रिकवरी दिखाना और रिकवरी होना। लेकिन अभी भी ओवरऑल 23.45% डाउन है। लेकिन अगर टॉप से हम टोटल डाउन साइड देखने लगे, जो इसने येस्टरडे लो बनाया, तो 33.57% का ये ओवरऑल लो बना। अब ऐसे में अगर हम न्यूज़ की बात करने लगे यहाँ पर, तो न्यूज़ को लेकर हम देख सकते हैं कि आरबीआई ने यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में भी ये पूरा जिक्र है। यहाँ पर 2 हेडलाइंस हैं, जेएम फाइनेंशियल शेयर्स प्लंज ओवर 10% आफ्टर आरबीआई एक्शन, एंड नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है आरबीआई शोज द फर्स्ट टू बिल्ड फ्यूचर प्रूफ फाइनेंशियल सिस्टम। तो आरबीआई का जो यहाँ पर ये इसके ऊपर एक एक्शन था, वो एक्शन था क्या एक्चुअल में, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं और ये समझना ज़रूरी है। शेयर्स ऑफ जेएम फाइनेंशियल प्लंज 10.73%, और ये इसमें लिखा हुआ है आफ्टर आरबीआई बैंड जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑफरिंग फ्रेश लोन्स अगेंस्ट आईपीओ, राइट। तो यहाँ पर ये पूरा सिस्टम क्या था कि ऑफरिंग फ्रेश लोन्स अगेंस्ट आईपीओ। तो जब भी जनरली आईपीओ आता था, तो यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल आईपीओ में पैसा लगाने के लिए लोन प्रोवाइड करते थे एचएनआई कैटेगरी में। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन ट्यूसडे आस्क फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म टू सीज एंड डेसिस्ट विद इमीडिएट इफेक्ट, मतलब आगे चल के नहीं, अभी से इमीडिएटली, फ्रॉम डूइंग एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग against shares and debentures, including sanctions and disbursal of loans against initial public offering of shares as well as against subscription to debentures। तो ये पूरा सीन एक्चुअल में क्या होता है, ये पूरा तरीका इस तरह का है कि सपोज किसी कंपनी का आईपीओ आया। अब आईपीओ में हमें ये लगता है कि काफ़ी अच्छे गेन्स मिल जाएँगे, कि जैसे ही आईपीओ लिस्ट होगा अच्छे खासे गेन्स मिल जाएँगे। अब जो एक कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, उसमें 1 लाख रुपीज़ तक का हम रिटेल पार्टिसिपेशन, 1 लाख या 2 लाख की शायद फिगर है, 2 लाख रुपीज़ तक का हम यहाँ पर आईपीओ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आपके माइंड में ये भी आ सकता है कि विवेक भाई, आपको ये भी नहीं पता 1 लाख होता है, 2 लाख होता है। तो इसका आंसर ये है, मैं आईपीओ में कभी भी पैसे नहीं लगाता, वैसे 2 लाख के आसपास है। लेकिन उससे ऊपर अगर हमने अप्लाई करना होता है, तो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना होता है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब एचएनआई कैटेगरी में अगर सपोज हमने 1 करोड़ रुपए का यहाँ पर सब्सक्राइब करना है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि 1 करोड़ रुपए के यहाँ पे हमें शेयर्स मिल जाएँगे, सारे के सारे मिल जाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई यहाँ पर आईपीओ 10 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, 10 टाइम्स, तो उसमें चांसेस क्या हैं कि जिसने 10 लॉट्स के लिए अप्लाई किया, उसको 1 लॉट मिलेगा, 10% मिलेगा, राइट। अब यहाँ पर अगर सपोज मुझे 1 करोड़ रुपीज़ के शेयर्स चाहिए, अब 1 करोड़ रुपीज़ के अगर शेयर्स चाहिए, तो मुझे 10 करोड़ रुपीज़ के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 10 करोड़ रुपीज़ लगाकर अप्लाई करना पड़ेगा। ये एक जनरल सी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि ये अच्छा शेयर है और अच्छा खासा ऊपर खुलेगा,
लिस्टिंग अच्छी खासी ऊपर होगी आईपीओ प्राइस से। अगर आईपीओ प्राइस 100 रुपीज़ है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 140 पर इसकी लिस्टिंग होगी, तो 40% का गेन हो जाएगा और जैसे ही लिस्टिंग होगी हम बेचकर निकल जाएँगे। तो क्विकली 40% बनाने का यहाँ पर चांस होगा। लेकिन ये चांस बेकार कब हो जाता है? ये चांस बेकार तब होता है कि हमने 2 लाख रुपीज़ का यहाँ पर हमने लगाया, आपने अप्लाई किया, लेकिन 2 लाख में आए कितने हमें? सिर्फ़ 2 लॉट्स आए या फिर 1 लॉट आया, यानी कि 25,000 के आसपास के हमें शेयर्स मिले। 2 लाख रुपीज़ के हमने जबकि लगाए थे। तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि अपने पास 2 लाख रुपीज़ है लगाने के लिए। तो हम क्या करते हैं ऐसे में, जेएम फाइनेंशियल क्या करता है, जेएम फाइनेंशियल हमें लेंडिंग प्रोवाइड करता है और ये सिर्फ़ जेएम फाइनेंशियल नहीं करता, बहुत सारी फर्म्स हैं जो इस काम को करती हैं, लेकिन यहाँ कुछ बाकी चीज़ें भी शायद पाई गई होंगी इसलिए एक्शन्स लिए गए और बाकियों के अगेंस्ट शायद लिए जाएँ मे बी। तो उस केस में क्या होता है कि 2 लाख रुपीज़ अच्छा आपके पास हैं, ठीक है। हम आपको 10 लाख रुपीज़ का लोन देते हैं। किस चीज़ के लिए? आईपीओ में लगाने के लिए। दैट्स इट। यानी कि उस लोन का आप बाकी कोई यूज़ नहीं कर सकते। आप सिर्फ़ आईपीओ में सब्सक्राइब करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हो और कितने दिन का? वही 4-5 दिन का, 5-6 डेज़ का लोन। तो इस तरह के ये सिस्टम्स हैं। अगर मेरे ये सारी चीज़ समझाने में अगर कोई भी मिस्टेक है, तो एक बार आप यूट्यूब कमेंट्स में ज़रूर लिख कर भेजना, लेकिन मेरे हिसाब से सारा सिस्टम यही है। क्योंकि काफ़ी लोग इस काम को करते थे, जो जानने वाले थे, मुझसे भी कहते थे कि विवेक भाई आप इस काम को नहीं करते क्या? मैं सिंपली एक ही चीज़ कहता हूँ, जिस दुल्हन को देखा तक नहीं जिसका चार्ट पैटर्न नहीं है, उसके लिए हाँ या ना कैसे की जाए? तो आईपीओ को लेकर बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आईपीओ बेकार है तो सब्सक्राइब हो जाएगा और फिर वो लिस्ट आईपीओ प्राइस से नीचे लिस्ट होगा और अगर अच्छा है तो मिलेगा नहीं। तो इसीलिए लोग एचएनआई रूट को यूज़ करते थे और उसके वो लोन लेकर यूज़ करते थे। तो यहाँ आरबीआई का फर्दर कहना क्या है? आरबीआई का यहाँ पर कहना है कि आप ऐसा करने से बेसिकली ओवर सब्सक्राइब कराते हो और ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है आईपीओ को फाइनेंस करके। जेएम फाइनेंशियल सेड ऑन वेडनेसडे आईपीओ फाइनेंसिंग बिजनेस अकाउंटेड फॉर, ये तो चलो बात की बात है, द फॉल इन शेयर प्राइस एंड दिस। तो आफ्टर आरबीआई स्टेप मार्केट रेगुलेटर सेबी इज सेट टू कम अप विद एन ऑर्डर ऑन जेएम फाइनेंशियल फॉर इट्स एलिज्ड रोल इन इन्फ्लेटिंग आईपीओ सब्सक्रिप्शन नंबर। तो इसकी वजह से क्या होता था कि भाई अपने पैसे तो लोगों के पास है नहीं और इसके थ्रू लगा रहे हैं, तो क्या होता था कि दिस आईपीओ इज सब्सक्राइब बाय 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम्स। क्यों? सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए। तो आरबीआई के हिसाब से ये एक इन्फ्लेटेड नंबर्स बनाने का तरीका है, ये एक अच्छा तरीका नहीं है। जिसके पास पैसे हैं, जिसको जेन्युइनली बाय करना है, वो अप्लाई करो। अगर अपने पास पैसे नहीं है तो उधार लेकर इसको एक जुए वाला तरीका नहीं बनाओ, इस पर्टिकुलर गेम को एक अलग ही डायरेक्शन में मत लेकर जाओ, ये उनका कहना है। लेकिन अब इसका इम्पैक्ट जेएम फाइनेंशियल के ऊपर कितना आया? इम्पैक्ट जेएम फाइनेंशियल के ऊपर कुछ भी नहीं है एक्चुअल में। जेएम फाइनेंशियल सेड ऑन वेडनेसडे द आईपीओ फाइनेंसिंग बिजनेस अकाउंटेड फॉर 1.5% ऑफ द टोटल नेट इनकम ऑफ जेएम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इन अप्रैल टू डिसंबर and 0.3% of the consolidated net income of the company in this period. अब 0.3%, 0.3% ऑफ द टोटल इनकम, ये कुछ इम्पैक्ट है? यानी कि 99.7% बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं है आरबीआई के इस एक्शन का। और स्टॉक प्राइस पे कितना इम्पैक्ट आया? स्टॉक प्राइस इंट्राडे में यहां पर 20% डाउन था। अगर आप देखो यहां पर इंट्राडे में यस्टरडे 20% डाउन था। उसके बाद में लोगों को समझ में आया होगा, यहां पर रिकवरी आ गई। और लोगों को समझने के आने में रिकवरी कितनी आई, आप यहां वॉल्यूम देखना, ये जितनी भी बाइंग है, आज तक इतनी बड़ी वॉल्यूम आई नहीं है इस पूरी हिस्ट्री में, जब से ये स्टॉक बना है। ये कितनी वॉल्यूम है? अब वॉल्यूम को अगर हम यहाँ पर देखने लगे, देन इस बार के ऊपर वॉल्यूम लेकर आते हैं तो यहाँ वॉल्यूम का आपको नंबर नजर आएगा। दिस इज 88.8 मिलियन, यानी कि 8.8 करोड़ शेयर्स। 8.8 करोड़ शेयर्स यहाँ पर डील हुए हैं, ट्रेड हुए हैं। इससे पहले 8.8 करोड़ की फिगर कभी नहीं आई, ये 41 मिलियन थी। वो अभी जो फिगर आई वो 88 मिलियन है। इससे पहले 2017 में कितनी 18 मिलियन थी और इससे पहले हम देखते हैं यहाँ पर 2013 में एक बड़ी सी फिगर नजर आती है। लेट्स सी, दिस इज 44 मिलियन और इससे पहले हम शायद लिस्टिंग तक ही पहुंच गए हैं और इतनी बड़ी फिगर कभी भी नजर नहीं आई। 88 मिलियन हाईएस्ट एवर आज तक की फिगर नजर आती है। अब ये किसने माल खरीदा होगा, आप इस बात को ध्यान से समझो। एक और तो ये माल किसने खरीदा होगा, चलो ठीक है। इससे पहले भी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, एक बड़ी सी बाइंग देखते हैं। आप अगर ये देखोगे तो एक बड़ी सी बाइंग है
और इस दिन कितना स्टॉक प्राइस ऊपर गया था 13.52 और इस दिन वॉल्यूम कितनी थी, दिस वॉल्यूम वो 73 मिलियन। यहां पर आप देख सकते हो, जब मैं कर्सर नीचे लेकर आ रहा हूं तो आप देख सकते हो 73.3 मिलियन। अब 7.5 करोड़ शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए उस दिन, हैवी वॉल्यूम के साथ ऊपर गया, सेम यहां पर नजर आया। इट मींस व्हाट, कि पहले से ही लोग इस स्टॉक पर अच्छे खासे बुलिश हैं और स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर ही जा रहा है, पैटर्न्स बन रहे हैं। यहाँ पर पैटर्न भी क्या बन रहा था, यहाँ पर 3-4 पैटर्न थे, आप ध्यान से देखोगे, अगर टेक्निकली अगर आप देखोगे तो एक तो हमारा पैटर्न ये बनता है, यहाँ पर दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न, और आप इसको रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी कह सकते हो कि ये हमारा लेफ्ट शोल्डर हो गया, ये पूरा हमारा हेड हो गया, ये एक शोल्डर हो गया, ये एक और शोल्डर हो गया, ठीक है। और इसका जो टेक्निकल टारगेट आता है, दिस टेक्निकल टारगेट वाज अचीव्ड, ये ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो चुका है अगर हम इसको मार्क करके ऊपर लगाएं, और ये टेक्निकल टारगेट हमारा अचीव हो गया था। तो चलो ठीक है, अब इस बात की इसकी तो बात छोड़ देते हैं कि टेक्निकल टारगेट अचीव हो गया था, ये सारी ड्राइंग हटा देते हैं। इसके बाद इसमें एक और हमारा सेटअप बना, दिस इज द कप विद हैंडल पैटर्न, और ये भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन कप विद हैंडल पैटर्न है, दिस इज द कप एंड दिस इज द हैंडल। और यहां से ब्रेकआउट आया एक जोरदार बाइंग के साथ, मींस जितने भी लोग इस रेसिस्टेंस पर माल बेचने वाले थे, जो अपना ये वाला रेसिस्टेंस है, अगर हम वापस से देखें, जो कप का रेसिस्टेंस है बेसिकली, जहां पर ये कप बना है, सो दिस रेसिस्टेंस और दिस रेसिस्टेंस, जितने भी लोग माल बेचने वाले थे सबका यहाँ पर माल खरीद लिया जाए, जितना भी बेचने को कोई आए, और हैवी वॉल्यूम के साथ ये ऊपर निकल गया। नाउ इसका टेक्निकल टारगेट क्या आता है, अगर हम इसका टेक्निकल टारगेट देखें तो ये अच्छा खासा टेक्निकल टारगेट है, अच्छा खासा ऊपर है, अपसाइड है, और ये टेक्निकल टारगेट हमारा 134 का नजर आता है, और 134 अभी गया नहीं। सो दिस वाज ऑन द मिडवे। अब मिडवे में ये था ऊपर को, तो और इसके बीच में आरबीआई का एक्शन आ गया, तो ऑपरेटर भी क्या करता है कि प्री ओपन में, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, प्री ओपन में ऑपरेटर हमेशा बहुत ज्यादा नीचे ओपन करेगा, ध्यान से समझना। अगर प्रॉब्लम छोटी सी है और ऑपरेटर उस स्टॉक पर बुलिश है और मार्केट खुलने से पहले वो न्यूज आ जाए, तीन चीजों का यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ऑपरेटर बुलिश है, मार्केट ओपन होने से पहले ही यहाँ पर बेकार कोई न्यूज आ जाए, तो ऑपरेटर उस पर्टिकुलर केस में प्री ओपन में स्टॉक प्राइस को काफी नीचे ओपन करेगा और उसके बाद में धीरे धीरे सारा माल भर के ऊपर ले जाएगा। लेकिन अगर ऑपरेटर बुलिश नहीं है और बेकार न्यूज प्री ओपनिंग से पहले आ जाए, तो प्री ओपन में मार्केट ये स्टॉक कैसे ओपन होगा, ये बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन नहीं होगा, ये 3-4-5% ही डाउन ओपन होगा, क्योंकि ऑपरेटर वहां कोशिश करेगा इसको ठीक ठाक ओपन करने की, जिससे रिटेलर्स के माइंड में जो इस स्टॉक को लेकर जो यहाँ पर डर है वो ज्यादा नहीं रहे और वो उसको होल्ड करके बैठे, जिससे ऑपरेटर अपना माल निकाल पाए और फिर पूरे दिन वो स्टॉक प्राइस नीचे गिरता जाएगा धीरे 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 करके। प्री ओपन से और ओपनिंग के बीच में बहुत ज्यादा गैप नहीं आएगा। लेकिन अगर ऑपरेटर बुलिश है तो प्री ओपन में ही वो बहुत ज्यादा नीचे ओपन करेगा, एक झटका मारेगा, थोड़ा सा और नीचे लेकर जाएगा, जिससे सबको और डर लग जाए और सारा माल वहां से भर कर ले जाएगा। यहां पर एग्जैक्टली यही हुआ कल भी और आज भी, क्योंकि टोटल इंपैक्ट कितना हुआ स्टॉक मींस टोटल नेट प्रॉफिट पर 0.3%, इसको कुछ इंपैक्ट कहते हैं, और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस कितना गिर गया, हद से ज्यादा। नाउ अभी यहाँ पर स्टॉक प्राइस पहले से ही गिरना शुरू हो गया था, क्योंकि पूरा ओवरऑल निफ्टी में और स्मॉल कैप में, मिड कैप में, यहाँ पर सभी में ओवरऑल धीरे धीरे गिरावट हो रही थी, लेकिन यहाँ एक सपोर्ट ली गई थी और ये एक ग्रीन कैंडल अच्छी खासी यहाँ पर बनी भी थी, यानी कि यहाँ से माल भरना शुरू भी हुआ था। फिर उसके बाद में फिर से सेम सपोर्ट लेकर यहाँ पर फिर से एक बुलिश सिग्नल बना था, फिर से जाना शुरू हुआ था, लेकिन अचानक से उस चीज को गिरा दिया गया। लेकिन ये जो गिरावट आई भी, इस केस में भी आप एक चीज देखो, जो यहां पर ये कप बना था, कप का हैंडल बना था, कप के हैंडल का जो सपोर्ट था, अभी भी सेम सपोर्ट से ही यहां पर दोबारा से सपोर्ट ले ली गई और इस पैटर्न को बेकार होने से बचा लिया गया। आप इस बात को समझो, टेक्निकली एक बार पैटर्न बेकार हो जाए तो शायद थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, ऑपरेटर को भी संभालना मुश्किल हो जाता है, यहां पर बचा लिया गया और यहीं से माल भरकर ले जाया गया। तो ये क्या पुराने वाला जो पैटर्न था, क्या ये स्टिल वैलिड है? अभी भी वैलिड है। देखो, दो तरीके से चीजें यहां पर देखी जाती हैं, एक तो कंपनी देखी जाती है, अगर कंपनी बहुत स्ट्रांग है, एचडीएफसी बैंक जैसी या टीसीएस जैसी, तो उसमें तो पैटर्न की बहुत ज्यादा अहमियत नीचे गिरने के केस में नहीं होती, क्योंकि जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो आकर बाइंग करना शुरू कर देते हैं इवन विदाउट पैटर्न। लेकिन जो मिड कैप और स्मॉल कैप है, वहां पैटर्न एक बार टूट जाए तो शायद थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि वहां बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो एकदम से बाइंग करने नहीं आते। तो ऐसे में यहाँ पैटर्न खराब नहीं हुआ, क्योंकि जो कप का बॉटम है, हैंडल का बॉटम है, वो मेंटेन रहा। अभी भी टेक्निकल टारगेट पहले वाला ही मेंटेन होगा। करंट प्राइस से भी अगर हम यहाँ पर देखने लगे
तो ये 53.39% का अपसाइड पोटेंशियल इसी पैटर्न के बेस पर है। अब यहां पर एक बार फाइनेंशियल्स देखते हैं। फाइनेंशियल देखने से पहले एक बार देखते हैं जो टेक्निकल टारगेट है क्या वो लाइफ टाइम हाई तक है। लाइफ टाइम हाई तो इससे बहुत ऊपर है, 191। एक्चुअल में तो वहीं तक लेकर जाने की तैयारी यहां से नजर आती है। क्यों? क्योंकि अगर फाइनेंशियल्स को एक बार देखने लगे तो फाइनेंशियल्स यहाँ पर गजब के हैं आज की डेट में। ये अभी आज की डेट में बुक वैल्यू से भी 20 पैसे नीचे है। पी रेशो कितना है? 12.6। अभी 12.6 जो पी रेशो है ये क्यों है 12.6? ये एक्चुअल में 12.6 नहीं है, उससे काफी कम है। उससे कम कैसे है? अगर हम यहाँ पर एक क्वार्टर का, लेटेस्ट क्वार्टर की यहाँ पर नेट प्रॉफिटेबिलिटी देखने लगे तो कितनी आई? हाईएस्ट एवर है 322। अगर 322 को हम मल्टीप्लाई करने लगे 4 से कि पूरे साल का कितना नेट प्रॉफिट आता है, देन दिस इज कमिंग 1288। अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? 8399, यानी कि 8400। अब 8400 को अगर 1288 से डिवाइड किया जाए, 8400 और 1288 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर ये बहुत ज्यादा फिगर नहीं आती। मैं यहाँ पर इसको ठीक कर लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 1288, ये पी रेशो निकल कर आता है 6.5 का। अब अगर विवेक भाई 6.5 है तो यहाँ 12.6 क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ पर एक क्वार्टर में रिजल्ट यहाँ पर बेकार नजर आ रहे हैं बहुत ज्यादा। और ये बेकार क्यों नजर आ रहे हैं? 32 करोड़ रुपीस का क्यों आया यहाँ पे रिजल्ट? इतने बेकार से क्यों नजर आए? अब इसके प्रोडक्ट सेगमेंट को यहाँ पर ड्रिल डाउन करके देखते हैं, ब्रेकअप में देखते हैं। और ब्रेकअप में यहाँ पर क्या नजर आता है? जो प्रॉफिटेबिलिटी है मार्च क्वार्टर की वो बात कर रहे थे हम। मार्च क्वार्टर में यहाँ पर 220 करोड़ रुपीस का जो अल्टरनेटिव एंड डिस्ट्रेस क्रेडिट है, जो नॉर्मली यहाँ पर 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ के बीच में प्लस में फिगर रहती थी, वो बेसिकली माइनस का 220 करोड़ है। ये वन टाइम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लॉस है। अगर ये वन टाइम यहाँ पर लॉस नहीं होता तो 220 करोड़ तो यहाँ पर ये खत्म होता, साथ में 30 करोड़ रुपीस और आते, यानी कि 250 करोड़ रुपीस का यहाँ पर इंपैक्ट होता। और 250 करोड़ का इंपैक्ट होने से जो ये नेट प्रॉफिट यहाँ पर सिर्फ 32 करोड़ रुपीस का नजर आ रहा है, ये 282 करोड़ रुपीस का नजर आता। और 282 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आते, ये सारी फिगर्स हमारी अच्छी हो जाती। तो हम यहाँ पर सारी चीजों को हमें ऐसे देखना चाहिए। 250 करोड़ रुपीस का इंपैक्ट है ना टीटीएम में, अगर 250 करोड़ यहाँ पर 737 करोड़ में ऐड कर दिया जाए तो 1000 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट आता है लास्ट 12 मंथ्स का, जो हाईएस्ट एवर है आज तक के रिजल्ट्स में। और सारी सिचुएशंस यहाँ पर ठीक हो रही हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर साफ साफ नजर आता है कि ये टारगेट तो अच्छे से ऊपर अचीव होना है, लेकिन एक पैनिक क्रिएट कर दिया गया। पैनिक क्रिएट करके सबको डरा दिया गया। तो पैनिक में जिन लोगों ने नहीं बेचे वो समझदारी दिखाई, और जिन लोगों ने पैनिक में बेच दिया एक्चुअल में शायद हम रीड करना भूल गए, और शायद कल तक इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। तो जब भी इस तरह का कभी भी पैनिक आए, हमें सबसे पहली बात तो एकदम से कुछ भी नहीं बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैनेजमेंट भी इस बात का ध्यान रखेगी कि अगर कुछ उनके अगेंस्ट एक्शन हुआ है तो उस एक्शन को यहाँ पर ठीक किया जाए। जो काम वो गलत कर रहे थे, जो वो कंप्लायंसेस को पूरा नहीं कर रहे थे, उनको कंप्लायंसेस को पूरा करना शुरू करेंगे। बिजनेस थोड़ी बंद करेंगे यहाँ पर। और पहले से ही जब सारी चीजें अच्छी हों, क्योंकि जो रिजल्ट्स वाले मैंने डेटा दिखाए, 6.5 का पी रेशियो दिखाया, ये तो पहले से ही है ना। ये सारी चीजें पहले से ही है और ये बिजनेस ग्रो ही करना है। तो किसी भी तरह की मेरे हिसाब से घबराने की जरूरत नहीं है। टेक्निकल टारगेट्स अच्छे हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है आपको यहाँ पर खरीदने बेचने की। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया। आगे कभी भी अगर इस तरह की दिक्कत आए तो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलो, जल्दबाजी में नहीं। और वैसे भी जब आप किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में 4-5% ही पैसा लगाते हो तो वहां ऐसी घबराने की कोई बात होती भी नहीं है। 4-5% पैसा लगाया, 20% डाउन भी हो गया तो टोटल पोर्टफोलियो पर सिर्फ 1% का इंपैक्ट आता है। अगर सपोज हमारे पास 1 करोड़ रुपया है और हमने 5% पैसा लगाया तो 5 लाख रुपीज एक स्टॉक में लगाए। 5 लाख का अगर 20% डाउन हो भी गया तो 5 लाख का 20% 1 लाख रुपीज। अब 1 करोड़ के ऊपर 1 लाख मींस 1% का नेगेटिव होना, कोई बहुत बड़ा पहाड़ थोड़ी टूट गया। आराम से चीजें क्लियर होंगी, समझेगी। उसके बाद में अगर बेकार हो गया तो निकल जाएंगे। और बेकार होने में अगर भाई 20% डाउन के बदले अगर 25% डाउन पर बेचना पड़ा तो अनदर 5% एक स्टॉक में, वो भी सही। लेकिन बिना समझे बेचना वो एक गलत है। तो ऐसे में जब भी इस तरह का सिनेरियो हो, रुको, समझो, पहले चीजों को क्लियर होने दो, उनको रीड करो। रीड करने के बाद में आप फिर डिसीजन लो। और बाकी मैं अपना एक्सपीरियंस तो आपके साथ में शेयर करता ही रहूंगा। यहाँ पर कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।